हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट किया जाए कुछ। ठीक, तो हम लोग क्लास 12 वाले पोर्शन से पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्लास 12 में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द फील्ड। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं और लास्ट 2 लेक्चर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के इसमें पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट के बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने लगाए हैं। आज इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ी हुई दूसरी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे और वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ओके, क्या डिस्कस करेंगे इसमें? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है, स्टार्ट करते हैं। इनको हम लोग फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को हम लोग फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं। हालांकि एक बात याद रखिएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे तो वहां फील्ड लाइंस अलग होती हैं और लाइंस ऑफ फोर्सेस अलग होती हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर है, लेकिन खैर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ये क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या फील्ड लाइंस क्या है? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि हमारे चारों तरफ या सॉरी चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड है। अब उस फील्ड को हम विजुलाइज करना चाहते हैं, हम उस फील्ड को महसूस करना चाहते हैं, उस फील्ड को देखना चाहते हैं। अगर उस फील्ड को विजुलाइज करना है तो वो विजुलाइज करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। समझ में आया? किसी भी चार्ज के चारों तरफ फील्ड है, ये सब जानते हैं, फैक्ट है, ठीक है ना। लेकिन उस फील्ड को विजुलाइज कैसे कराया जाए? एक कॉमन स्टूडेंट को, एक कॉमन आदमी को कैसे बताया जाए फील्ड है? तो हम उसको लाइंस दिखाते हैं। हम कहते हैं ये जो लाइन जा रही है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, इस लाइन में चले जाओ, फील्ड की लाइन है। समझ में आया? तो जो फील्ड का विजुअलाइजेशन है, फील्ड का जो विजुअलाइजेशन है, उस विजुअलाइजेशन को हम लोग जब स्टडी करते हैं तो दैट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। समझ में आ रहा है? फील्ड को विजुअलाइज करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए जिन लाइंस को हम लोग, और बट नेचुरल है कि ये इमेजिनरी लाइंस है। कैसी लाइन है ये? इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है ना। होती नहीं ऐसे कोई लाइन यहाँ पर है नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि एक लाइन है, उस लाइन में फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ये हम लोगों ने एक विजुअलाइज करने के लिए कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है ना। फील्ड एक कॉन्सेप्ट है, फील्ड की प्रेजेंस जो है कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया है कि उसके अंदर कोई बॉडी आती है तो उसका फोर्स लगता है, तो फोर्स को महसूस करते हैं, महसूस हम फोर्स को करते हैं, लेकिन हमने उस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है कि जब फील्ड के अंदर आएंगे तो फोर्स डेवलप होता है। ओके, चलिए अब आइए इसके बारे में कुछ बातें बताते हैं। सबसे पहली बात तो यही अपने सामने आ रही है, क्या? दीज आर imaginary lines, these are imaginary lines which show the direction of electric field, direction of electric field। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करती हैं, ठीक है ना। एक सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा, these are the imaginary lines which show the direction of electric field, clear? At a place, ये भी आप आगे ऐड कर सकते हो, at a place, एक पर्टिकुलर प्लेस पर जो फील्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहते हैं या फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है। these are called field lines, लिखते जाइएगा साथ साथ, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और देखिए, कई जगह इसको ऐसे भी लोगों ने बुक्स में डिफाइन किया है, हालांकि बहुत एप्रोप्रिएट नहीं है लेकिन चल जाएगा, ठीक है। कि जैसे मान लो ये रूम है, यहां पर एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमने 1 कूलम के चार्ज को यहां रिलीज किया, 1 कूलम का चार्ज, तो वो जिस रास्ते से होकर के जाता है वो फील्ड लाइन है, ठीक है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, क्या? कि these are the
imaginary path. These are the imaginary path followed by unit positive charge. Unit positive charge which is free to move inside इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक, दीज आर द इमेजिनरी पाथ. ये इमेजिनरी पाथ है. दीज आर द इमेजिनरी लाइंस. यहां पर मैंने क्या बोला? दीज आर द इमेजिनरी पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज विच इज फ्री टू मूव इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर कोई 1 कूलम का चार्ज है, उसको आप एक अपने समझने के लिए उसको आपने रिलीज किया, तो जिस पाथ से होकर के जाता है, जिस रास्ते से होकर के जाता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कह सकते हैं. विजुलाइज करने के लिए भाई कहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किधर है, तो ये हमारा एक इनडायरेक्ट तरीका है. एक बात और देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का आइडिया है, ये किसने दिया है ना? द आइडिया ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस was given by Faraday. ये आइडिया जो है फैराडे का. फैराडे, ओके, ये जो आइडिया है लाइंस ऑफ फोर्सेस का, ये फैराडे का दिया हुआ है. उन्होंने ये आइडिया दिया था कि जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं उनसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते. ये आइडिया जो है किसका दिया हुआ है बोलो? फैराडे का दिया. आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो फैराडे ने बताया कि इमेजिनरी लाइंस बनाई जाएगी और इमेजिनरी लाइंस की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ले सकते. वी कैन टेक द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, हो गया? तो ये कुछ बात. अब आइए कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं बेटा. अब आइए कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करें. ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो मेन प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करें. अब बनाने को तो आप ढेर सारी लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन प्रॉपर्टीज हैं उनमें हम लोग आएंगे. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. ठीक ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? तो देखिएगा, इसमें पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? इसमें जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है कि दीज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज. ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव पर जाकर के टर्मिनेट होंगी. समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव पर जाकर के टर्मिनेट होती है. ये देखो ऐसे, ये यहां से निकली, ये यहां जाकर के टर्मिनेट होती. तो पॉजिटिव चार्ज से निकलने के बाद नेगेटिव पर जाकर के ये टर्मिनेट हो जाती है. दिस टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज. These originate from positive charge and terminate at negative charge. पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव चार्ज पर जाकर के टर्मिनेट होगी. दिस विल टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज. पहली प्रॉपर्टी नोट करते जाएं साथ. एक बात और देखिए, अगर ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुई और नेगेटिव पर जाकर के टर्मिनेट हो गई, इसका मतलब है वापस लौट के नहीं आई. तो ये सेकंड प्रॉपर्टी बना सकते हैं क्या? दीज डू नॉट फॉर क्लोज्ड लूप्स. ये क्लोज्ड लूप्स का फॉर्मेशन नहीं करती हैं. दीज डू नॉट फॉर क्लोज्ड लूप्स.
ये क्लोज्ड लूप्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज से गई निगेटिव पर जाकर के टर्मिनेट हो जाएंगी एंड दीज विल नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ये क्लोज्ड लूप्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगी, दीज विल नॉट फॉर्म द क्लोज्ड लूप्स। क्लियर है? इसको मैथमेटिकली एक बात और लिखें, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl क्या होगा? 0। क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl आएगा 0। देखिए क्लोज्ड इंटीग्रेशन मतलब अगर पूरे लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखेंगे तो 0 आएगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। देखो ये डिसकंटिन्यूअस है, यहां से चला यहां खत्म, यहां से चला यहां खत्म, ये देख वापस नहीं आता। मैग्नेटिक फील्ड में आता है, मैग्नेटिक फील्ड में लाइंस क्लोज्ड होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइंस क्लोज्ड नहीं होती हैं। तो यहां पर क्या हो गया बताइए? E डॉट dl है ना इज इक्वल टू 0। ये मैथमेटिकली लिखने का तरीका है। दीज डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, बिल्कुल ध्यान रखिए। ठीक, पहली बात क्या हुई? दीज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। और दूसरी बात क्या बोली? दीज डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ओके, एक बात क्या इसमें जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उनका जो नंबर होता है, लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो नंबर है वो चार्ज की स्ट्रेंथ बताता है। समझिए, जो लाइंस ऑफ फोर्सेस का नंबर है वो स्ट्रेंथ बताता है, चार्ज का स्ट्रेंथ बताता है। कैसे? प्रॉपर्टी को लिखते हैं क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, number of electric lines show the strength of या magnitude of charge, magnitude of charge। जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस में शो होता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो है उससे शो होता है कि भाई कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन शो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कैसे? जैसे मान लीजिए ये आपने यहां पर जो है आपने दो चार्ज बनाए, ये देखो एक चार्ज मान लीजिए आपने ये Q1 बनाया, प्लस Q1 बनाया, यहां ये देखो ये प्लस Q1 बनाया। अब यहां देखो ये लाइंस आपने बनाई, ये मान लीजिए 4 लाइंस हैं यहां से। ठीक, एक चार्ज आपने यहां बनाया, ये प्लस Q2 है। ये देखो यहां से लाइंस बनाई आपने ऐसे, ये लाइंस आपने ऐसे बनाई, और यहां पर लाइंस आपने 6 बनाई। ये देखो यहां पर कितनी लाइंस है? यहां पर 4 लाइंस है, यहां पर नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो Q2 का मैग्नीट्यूड है वो Q1 से ज्यादा है। आ रहा समझ? जो Q2 का मैग्नीट्यूड है वो Q1 से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो है वो केवल 4 लाइनें 4 लाइंस हैं, और यहां पर कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और Q1 का कम। ओके, क्या बताया मैंने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस शो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है जितना ज्यादा होगा उतना लाइंस ज्यादा होती है। ओके, एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। क्या? कि जैसे आपने एक पॉजिटिव चार्ज बनाया है यहां से, ये मान लीजिए आपने यहां पर प्लस Q1 बनाया, और इसके सामने आपने माइनस Q1 बनाया, Q2 बनाया, सॉरी। ठीक है, अब देखिए यहां से लाइन निकलेगी और यहां पर जाकर के टर्मिनेट हो जाएगी। ये लाइन यहां से निकली, यहां जाकर के टर्मिनेट, यहां से लाइन निकली, यहां जाकर के टर्मिनेट, यहां से लाइन निकली, यहां जाकर के टर्मिनेट। क्यों है? ये लाइन ऐसे टर्मिनेट हो गई यहां से। ओके, अब देखिएगा मैंने यहां पर लाइनें बनाई 2 एक्स्ट्रा। ये यहां पर मैंने 2 एक्स्ट्रा लाइन बनाई, और यहां पर लाइनें 3 बनाई। यहां पर 5 लाइन है, यहां पर 2 लाइन है। इसका मतलब है Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। समझ में आ रहा? Q1 का जो मैग्नीट्यूड है Q2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है।
ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक, ये बात जो है क्लियर हो गई कि भाई अगर Q1 के पास लाइंस ज्यादा है और Q2 के पास लाइंस कम है तो Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है, कम। लेकिन एक बात और सुनो, क्या अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, लाइन ज्यादा है, तो दो लाइनों के बीच का एंगल कम नहीं होगा? बोलो यस। मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई चार्ज ज्यादा है, अगर कोई चार्ज ज्यादा है तो दो लाइनों के बीच का एंगल कम होगा कि नहीं होगा? ये देखो, अगर मान लो ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा, तो भाई अब Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा है, इसका मतलब है अल्फा लेस देन बीटा होगा कि नहीं होगा? कॉमन सेंस देखिए, मान लीजिए एक बेंच है ना, और उसमें 3 लोग बैठ सकते हैं। ठीक, 2 लोग बैठेंगे तो दोनों के बीच में गैप ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? 4 लोग बैठेंगे, गैप कम हो जाएगा। ये बात कह रहा हूं। अगर ये Q1 है, इसके चारों तरफ टोटल जो सॉलिड एंगल होता है वो तो 4 पाई होता है। टोटल जो सॉलिड एंगल होता है वो 4 पाई होता है। अगर टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दो लाइनों के बीच का जो एंगल है वो कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि लाइनें ज्यादा है और यहां लाइनें कम है तो एंगल बढ़ जाएगा। तो क्या हो गया, अल्फा लेस देन बीटा। जिधर का चार्ज ज्यादा होगा उधर दो लाइनों के बीच का एंगल कम होगा। एक बात और देखो, यहां पर मैं एक सीधे आपको फॉर्मूला ही लिख देता हूं, Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं, याद रहेगा। यहां पर जो है सीधा सीधा मैंने फॉर्मूला आपको बताया, इसका डेरिवेशन पे आज जाने की आवश्यकता नहीं है। Q1 अपॉन Q2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब ये देख उल्टा है, क्यों भाई उल्टा है कि नहीं? अगर Q1 और Q2 बराबर होंगे तो अल्फा और बीटा बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? बाकी अगर Q1 ज्यादा है Q2 से तो अल्फा लेस देन बीटा, और इसी का उल्टा भी हो सकता है, क्यों भाई? इसका उल्टा भी हो सकता है। इफ Q2 ग्रेटर देन Q1 कर दे, Q2 ग्रेटर देन Q1 तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा आ जाए, क्यों भाई? ये स्पेशल केस है। हालांकि इस डायग्राम के हिसाब से ये है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम के हिसाब से अल्फा की वैल्यू लेस देन बीटा है। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला अलग से बता दिया, आप याद कर सकते हो इसको। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसके बाद दूसरी चीज, तीसरी मतलब हो गया फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए कोई लाइन सीधी सीधी है तो ये बाई डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हो, लेकिन अगर कोई लाइन कर्व है, कर्व है तो जो टेंजेंट होता है किसी भी पॉइंट पर, जो टेंजेंट होता है वो फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। ये जो टेंजेंट होता है ये फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। ये याद रहेगा क्या मैंने बोला, टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्स shows the direction of electric field। ठीक, किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाएंगे तो वो जो है किसकी डायरेक्शन को शो करता है? बोलो फील्ड। यहां देखो ये फील्ड है, यहां ये फील्ड। यही रीजन है कि दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते।
अगली प्रॉपर्टी बना लो, टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर intersect each other. Two electric lines never intersect each other. समझो, दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. They cannot intersect. Two electric lines never intersect each other. क्यों नहीं करेंगी? उसका रीजन है, जैसे मान लीजिए ये आपने एक लाइन ये बनाई, एक ये बनाई, दोनों इंटरसेक्ट हुई. इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट पर एक फील्ड की डायरेक्शन ये और एक फील्ड की डायरेक्शन ये. आप बताइए, क्या एक ही पॉइंट पर दो फील्ड की डायरेक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती. बोलो, नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है. इसलिए क्या सही है? इसलिए ऊपर जो बात लिखी है वो सही है. क्या? कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर उन्होंने इंटरसेक्ट किया तो एक ही पॉइंट पर एक से ज्यादा डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? तो टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ओके, ये हो. इसके बाद जो है, एक बात और आपको बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस, उनकी जो डेंसिटी होती है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का अंदाजा लगता है. याद रहेगा, हम मैग्नीट्यूड को क्या कर सकते हैं बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वो हम किससे गेस कर सकते हैं? किससे हम लोग आइडिया ले सकते हैं? इस बोलो, डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड से. कैसे? जैसे मान लीजिए आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है ऐसे, ये देखिए सारी लाइंस जो हैं इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? एक जैसी है. इसका मतलब है ये कौन सा फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ये कौन सा फील्ड है? बोलो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो, यहां पर एक पॉइंट ए है, यहां पर एक पॉइंट बी है. तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी. समझ में आया? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस के बीच की जो स्पेसिंग है, गैप है, वो सेम दोनों में. जितना गैप यहां है उतना गैप यहां भी है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी. ये हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी. समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ना, वो लाइंस की डेंसिटी से पता चल सकती है. जैसे यहां देखो, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट का नाम ए, इसका नाम बी. देखिए ये लाइंस पास पास हैं, यहां डेंसिटी ज्यादा है, यहां कम है. तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी. और इसको कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नोट करिए. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी. तो क्या पता चला? बोलो, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस is proportional to strength of electric field. ऐसे आप कैसे? यहां डेंसिटी कम है, यहां डेंसिटी ज्यादा है, यहां कम है. ठीक है ना? यहां देखो पास पास डेंसिटी या डिस्टेंसिंग है ना, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस. ऐसे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड. अगर दोनों में कंपेयर करना है तो यहां देखो डिस्टेंस ज्यादा है, यहां डिस्टेंस कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
क्या होगा बताओ? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर डिस्टेंस लाइंस के बीच में सेम, तो हर जगह ये भी कहीं भी और लिख सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ सी लिख सकते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पर भी वही होगा जो बी पर होगा। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज। बेटा अब देखिए, अगली प्रॉपर्टी 7th नंबर, इलेक्ट्रिक लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड a conductor. Electric lines do not exist inside a conductor. जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, these do not exist inside a conductor। समझिए, वो कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। पहले तो बात ये पता चली कि नहीं कैसे, जैसे कोई कंडक्टर है, मान लीजिए ये कंडक्टर है आपका, ये, और ये लाइन है, यहां से लाइन आ रही है, ये इस तरीके से लाइन पास हो गई, ये लाइन ऐसे पास हो जाए, समझ में आया? ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कोई भी लाइन नहीं होती, ये हमने स्टेटमेंट लिखा। पहले तो स्टेटमेंट से, अब बात आती है क्यों नहीं होती, बोलो क्यों नहीं होती? तो एक बात समझ में आ रही है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। एक तो ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जब फील्ड ही नहीं है तो लाइन वहां पर बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया लगता है। जब फील्ड नहीं है तो लाइन भी नहीं होगी, बट नेचुरल। लेकिन आखिर ये ऐसा डायग्राम कैसे बना कि यहां पर ये लाइन खत्म हो रही है, यहां पर ये आगे बढ़ जा रही है। अब ऐसे सोचो, ये लाइन कहीं से आ रही है, मान लो ये लाइन कहीं से आ रही है, अगर ये लाइन आ रही है तो कहीं दूर कोई पॉजिटिव चार्ज है और इसी तरीके से कहीं दूर नेगेटिव चार्ज है। भाई ये लाइन यहां से आई दूर से, याद रहेगा, और ये लाइन कहीं दूर जा रही है, बीच में हमने कंडक्टर रख दिया। अब सुनो, ये पॉजिटिव चार्ज जो आपका है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके इंडक्शन से यहां नेगेटिव नहीं आ जाएगा, यहां पर नेगेटिव आएगा, और इसी तरीके से यहां पर इंडक्शन से पॉजिटिव आएगा। अब आप समझो, ये जो लाइन है यहां से आई थी, वो यहां पर आकर के टर्मिनेट हो गई, और इस पॉजिटिव से दोबारा निकल करके कहां चली गई? नेगेटिव की तरफ चली गई। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये पॉजिटिव चार्ज से आई है, नेगेटिव पर टर्मिनेट हो गई है, और ये पॉजिटिव से निकल करके और क्या हो गई? आगे नेगेटिव की तरफ जा रही कि नहीं जा रही? तो ये आप एक विजुलाइज कर सकते हैं, कंडक्टर में अंदर नेट फील्ड जीरो होता है, तो अंदर कोई लाइन नहीं होती, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज से आई, नेगेटिव पर टर्मिनेट, पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव की तरफ गई। समझ में आया? तो ये लाइन ऑफ फोर्स का पिक्चर आप कंडक्टर में बना सकते हैं। ओके, एक चीज और, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन होती है, ये हमेशा कंडक्टर की सरफेस पर नॉर्मल होती है, ये कंडक्टर के सरफेस पर नॉर्मल बना ले बेटा। अगली प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस आर normal to electric lines are normal to the surface of conductor। ये इलेक्ट्रिक लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, दे आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस पर ये नॉर्मल होती हैं, ठीक है ना। इसको
एक्सप्लेन कैसे किया जाए, इसको कैसे समझाया जाए, तो उसको दो तरीके हैं समझाने के। एक तो पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से आप समझा सकते हैं, समझ में आया, और एक फोर्स के कॉन्सेप्ट से समझा सकते हैं। मैं दोनों से आपको समझाता हूं। जैसे पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, dV इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। ये dV होता है पोटेंशियल डिफरेंस, अभी आगे इसको डिराइव करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ओके, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब देखिएगा, जो कंडक्टर है, बोलो, कंडक्टर जो होता है ऑन कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर dV जीरो होता है, याद रहेगा, कंडक्टर के ऊपर dV जीरो होता है। अगर dV जीरो है तो E परपेंडिकुलर ऑन dr होता है। E परपेंडिकुलर ऑन क्या होता है, dr होता है, याद रहेगा भाई, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है ना। dV बराबर है माइनस ई डॉट डी आर, dV बराबर है माइनस ई डॉट डी आर, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब ई नॉर्मल होगा डी आर के, इज नॉर्मल टू डी आर, ई हमारा नॉर्मल है डी आर के, दोनों नॉर्मल हैं। अगर ये दोनों नॉर्मल हैं, इसका मतलब ये 90 डिग्री पर हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये 90 डिग्री पर हो। ओके, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है इसका समझने का, इलेक्ट्रिक लाइंस क्यों नॉर्मल होती हैं। जैसे आपने मान लीजिए कोई कंडक्टर बनाया, ये आपने कोई कंडक्टर बनाया, ये पॉजिटिव चार्ज दिया, मान लो ऐसे, ये आपने इसको पॉजिटिव चार्ज यहां से दिया हुआ है। अब सुनिए, अगर इलेक्ट्रिक लाइन नॉर्मल नहीं हुई, मान लो ये तुमने इलेक्ट्रिक लाइन बनाई, तो इसके देखो दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। ये नॉर्मल वाला कंपोनेंट है और ये वाला कंपोनेंट मान लो पैरेलल वाला है। अब सुनो, यहां पर ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला, अगर ये वाला हम कंपोनेंट देखें तो ये पैरेलल में चार्ज को मूव कराएगा। एक फोर्स जो है, पार्टिकल जो यहां पर चार्ज पार्टिकल है, उस पर एक फोर्स इधर भी तो लगेगा। इसका मतलब ये पार्टिकल यहां पर रेस्ट पे नहीं रह पाएगा, मूव करेगा, ये पॉसिबल नहीं समझ में। अगर मान लीजिए पैरेलल फील्ड का कंपोनेंट हुआ, तो फोर्स जो है एक पैरेलल भी तो लगेगा, और पैरेलल फोर्स की वजह से चार्ज मूव करेगा सरफेस पर, जो कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के पॉसिबल नहीं। इसका मतलब है ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि चार्ज मूव करे, ये चार्ज मूव करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। नोट है ना, ये मूव करे ऐसा ये पॉसिबल ही नहीं है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या चलिए, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं, दे आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल होती हैं, और इसी तरीके से दे आर, एक और चीज देखिए, जैसे आपने एक हॉलो स्फीयर बनाया, हॉलो स्फीयर, और ये कंडक्टर है, मान लीजिए कंडक्टर, और आपने एक चार्ज को यहां अंदर रख दिया, मान लो +Q रख दिया सेंटर, ओके, आपने सेंटर पर चार्ज को रख दिया, तो इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे बनेगी, बनाते हैं, चलिए, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं इसमें कि जो लाइंस हैं वो कैसे बनेगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे बनेगी, नोट किया जाए। ठीक, इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे बनेगी। इलेक्ट्रिक लाइंस बनाने का देखो तरीका क्या होगा, यहां से ये इलेक्ट्रिक लाइन यहां से निकली, देखो ऐसे, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे आ रही है यहां से, उसके बाद ये बाहर निकली यहां से, बीच में गायब, ये देखो ये इलेक्ट्रिक लाइन यहां तक आएगी, इसके बाद बीच में मिसिंग, क्यों, कंडक्टर में नहीं होगी यहां पे बिल्कुल। इसी तरीके से ये लाइन इधर भी बना सकते हो रेडियल, ये देखो बाहर निकली है ऐसे, इसी तरीके से कहीं भी बना सकते हो, ये किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हो। ये देखो ये लाइन जो है बाहर निकली है ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है ऐसे, कहीं भी बना सकते हो। ये देखो ये लाइन ऐसे जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो,
ये जो कंडक्टर है इसके अंदर कोई लाइन नहीं होगी, ये कंडक्टर है, यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस भी नहीं होगी। ये हम लोगों ने चार्ज को कहाँ रखा हुआ है, देखो सेंटर पे रखा हुआ। ओके, चार्ज को कहाँ रखा हुआ है, सेंटर। अब देखिए अगर मान लो ये आपने स्फीयर बनाया हॉलो, ये मान लो एक स्फीयर बनाया और चार्ज को थोड़ा किनारे पे रख दिया, मान लो चार्ज को आपने किनारे पर रख दिया, चार्ज को आपने किनारे पर रख दिया, मान लो चार्ज को आपने यहां पे रखा हुआ है, देखो ऐसे ये चार्ज को आपने यहां रखा किनारे पर। अब ये सेंटर पे नहीं, इसमें ये सेंटर पे, अगर ये सेंटर पर नहीं है, ये देखो ये लाइन ऐसे है, ये यहां से निकली ऐसे। ओके, इसी तरीके से ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, ये लाइन देखो ऐसे, ये देखो ये ऐसे हुआ यहां से, ये ऐसे हुआ, ये लाइन हुआ, ये देखो ये लाइन ऐसे हुई। अब इसमें क्या खास बात, इसमें खास बात ये कि लाइन ये स्ट्रेट नहीं, कर्व, और कर्व होने का रीजन है ये नॉर्मल होने चाहिए। कर्व होने का जो रीजन है ये नॉर्मल होना चाहिए, कर्व होने का जो रीजन है वो नॉर्मल होना चाहिए। ये नॉर्मल, ये इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। देख लो यहां से, समझ में आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये देखो इस तरीके से, ये यहां से, ये ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये ठीक। देखो अगर ये सेंटर पर चार्ज रखा है तब तो रेडियली आउटवर्ड होगा, और अगर सेंटर पे नहीं रखा है तो कर्व लेकर के निकलेगा, लेकिन इस तरीके से निकलेगा कि क्या होगा, ये सरफेस पर नॉर्मल होगा। तो ये देखो कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर, तो कंडक्टर के सरफेस पर ये नॉर्मल। ओके, अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको इलेक्ट्रिक लाइंस का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक लाइंस जो होता है इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का, मैपिंग करने का, दिखाने का। जैसे हम लोग मैप बनाते हैं, है ना, ज्योग्राफी मैप बनाते हैं भूगोल में, क्या मैप बनते हैं, ये इक्वेटोरियल लाइन है, भूमध्य रेखा है, ये हमारे कर्क वृत्त है, ये वाली वृत्त है, लाइन ऑफ क्या कहते हैं, कैप्रिकॉर्न है, जो भी है। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये जो लाइनें बनाई जाती हैं, ऐसी कोई लाइन होती नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जाओगे अर्थ में तो कहीं आपको भूमध्य रेखा बनी हुई दिखेगी लंबी सी वैसा पूरी गोल, नहीं, मैपिंग की जाती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मैपिंग किया गया है इलेक्ट्रिक लाइंस की हेल्प से, मैप बनाया गया है। एक मैप बनाने से दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाती है, साफ साफ पिक्चर हो जाती है। मैप बनाने से, मैपिंग करने से पिक्चर साफ हो जाती है। समझ में आ रहा, मैप बनाने से पिक्चर साफ हो जाती है, पिक्चर साफ हो जाती है। तो साफ पिक्चर करने के लिए हम लोगों ने ये किया हुआ। ओके, चलिए, तो ये आपको याद लिया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। नेक्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, डायपोल और रिंग, दो चीजें देखते हैं कितना उसमें कर पाते हैं। ठीक, ओके।